हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जिक्र यहाँ पर पीटर लिंच जी ने भी किया है और वारेन बफेट सर ने भी किया है, और जितने भी पुराने वैल्यू इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने मिलियंस एंड बिलियंस एंड मीन्स बहुत पैसा कमाया है, अरबों खरबों रुपए जिन्होंने कमाया है, उन सभी ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जिक्र किया है। अब उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर क्या कहना है? जैसे वारेन बफेट सर ने कहा है कि अगर ₹1 की चीज़ 50 पैसे में मिले तो वो अच्छी बात है। नाउ ये चीज़ को डिफाइन करना कि ₹1 वाली चीज़ को हम 50 पैसा में परचेज़ करें, वो ₹1 की चीज़ कैसे वो आइडेंटिफ़ाई कैसे करें कि ये चीज़ ₹1 की है? जो इंट्रिंसिक वैल्यू की भी वो बात करते हैं कि जो एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसके हाफ पर परचेज़ करें तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, यानी कि हम सेफ होकर चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम रोड पर चल रहे हैं और रोड पर एक जो ट्रैफिक है, पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है उससे अगर हम पैदल चल रहे हैं तो एक सिग्निफिकेंट दूरी बनाकर चलें, तो इस बात की सेफ्टी हो जाएगी कि अगर कोई व्हीकल इधर-उधर भी हुआ तो भी हम लोग सेफ रहेंगे। जैसे दिवाली पर पटाखे जलाते हुए करते हैं कि थोड़ा-सा दूर से संभल कर पटाखे जलाओ, जो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर बनी रहे कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो भी गया तो भी हम सेफ रहें। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं होता कि दिवाली बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो कि किसी का छोटा-मोटा चिंगारी ना लगे या ऐसा कुछ ना हो, और रोड पर भी ऐसा नहीं है कि 100% लोग सुरक्षित हैं। स्टॉक मार्केट में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अब ऐसा नहीं है, हम ये मान लें कि जब स्टॉक मार्केट में चीज़ें सुरक्षित ही नहीं है तो काम ना करें। तो इस चीज़ को सँभल कर करना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का काम करना एक खतरे वाला काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रीशियन नहीं होते। इलेक्ट्रीशियन भी होते हैं और खतरे वाला काम भी होता है। जैसे आर्मी में रहना एक जोखिम वाला काम है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए क्या करते हैं कि जो भी उनको हथियार दे सकते हैं, जो भी सुरक्षा कवच दे सकते हैं, वो प्रोवाइड कराए जाएँ। तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा। मार्केट में भी अगर पैसा कमाना है, अगर लाइफ़ में रिच होना है और एक अबव एवरेज हमने रिटर्न लेनी है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट को छोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ मार्केट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखा जा सकता है। अब जो पॉइंट हमने बात की कि किस तरीके से हम ये डिफाइन करें कि इसकी एक्चुअल वर्थ कितनी है और उससे सस्ता परचेज़ किया जाए। तो देखो, इसको किसी भी एक लाइन में नहीं बोला जा सकता। इसको चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कुछ कंपनीज़ टॉप कंपनीज़ हैं, जैसे हमारी वी40 कंपनीज़ की लिस्ट है एंड वी40 नेक्स्ट कंपनीज़ की लिस्ट है। अब वी40 कंपनीज़ में बिज़नेस भी अच्छा है, मार्केट लीडर्स भी हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री भी हैं और लार्ज कैप भी है वो साइज़ में। वी40 नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर कंपनीज़ अच्छी हैं, मार्केट लीडर्स हैं, लेकिन साइज़ में लार्ज कैप नहीं है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप हैं। लेकिन ये कंपनी सारी ही अच्छी कंपनीज़ हैं। इसकी लिस्ट अलग से आपको एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप सर्च करोगे वी40 एंड वी40 नेक्स्ट, तो आपको वो लिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पर, एक अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। सो इन कंपनीज़ में चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती नहीं होती। ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं? देखो, किसी भी स्टॉक को कि यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या नहीं है, तो 4 तरीके हैं चेक करने के। पॉइंट नंबर 1, बुक वैल्यू के कंपैरिज़न में उसको चेक करना कि वो बुक वैल्यू से कम है या नहीं है। जब भी हम किसी भी एसेट को बुक वैल्यू से चेक करें, बुक वैल्यू से कंपेयर करें, तो उस केस में हमें ध्यान रखना चाहिए कि बुक वैल्यू का जो बेस है, वो फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए या कैश होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी से पैसे लेने थे और वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स मीन्स वो बैलेंस शीट का पार्ट है, सामने वाले ने पैसे देने को मना कर दिया और वो बैंकरप्ट हो गया और अपना जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू थी वो इरोड हो गई, वो खत्म हो गई। पूरे फाइनेंशियल एनालिसिस को समझने के लिए जो अपना पेड ऑनलाइन कोर्स था, उसको जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है फ्री में, उसकी क्लास नंबर 4 है हिंदी वाले वर्ज़न में, और इंग्लिश वाले में आप देख लेना कि 3rd है, 4th है, 5th है। दोनों ही वर्ज़न डले हुए हैं, दोनों ही डले हुए हैं इंग्लिश और हिंदी में, तो वो चेक करना। ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, वो और अच्छे से समझ में आएँगी। सो बुक वैल्यू से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन जब भी बुक वैल्यू से कंपेयर करें, ऑलवेज़ टेक केयर कि वो रियल एसेट से सपोर्टेड हो। रियल एसेट्स किस तरह की, जिनको बेचा जा सके, जिनको स्क्रैप करके मार्केट में बेचा जा सके। जैसे सपोज आपने कोई बहुत बड़ी सी गाड़ी परचेज कर ली और वो सिर्फ आपने 30,000 की परचेज की। अब हमें पता है कि अगर इसको लोहे में भी बेचेंगे ना तो भी 40-50,000 मिल जाएंगे।
तो अगर स्क्रैप भी करेंगे, इसीलिए बहुत सारे लोग जो स्क्रैप मटेरियल परचेज करते हैं उनको पता है कि ये स्क्रैप वैसे किसी काम का नहीं है, इसको यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको मेंटलिंग करके और नया प्रोड्यूस करने के लिए भी अगर इसको किया जाएगा, डिसमेंटल करके बेचा जाएगा कबाड़ी वाला, तो तब भी इसमें अच्छे पैसे बन जाएंगे। तो बुक वैल्यू से सपोर्ट होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे जेपी पावर है, जैसे रिलायंस पावर है। अब इन कंपनीज के पास एक रियल एसेट्स हैं और ये बुक वैल्यू से सस्ती हैं। मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ किसी भी स्टॉक को परचेज करने की, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे बजाज हिंदुस्तान शुगर है, तो ये वो एग्जांपल्स हैं। सेकंड आता है कि हम पी रेशियो के कंपैरिजन में बात करें। जैसे अगर सपोज मार्केट में इंटरेस्ट रेट 7% है, कि हम फिक्स डिपॉजिट सेफ्टी के साथ अगर 7% पर कर सकते हैं या 6% पर कर सकते हैं, तो 100 से हम इस 6%, 100 को हम 6 से डिवाइड करें तो 14 15 जो भी हमारा नंबर आता है, 16 के आसपास हमारा नंबर आता है, तो 16 का पीई इज ए रीजनेबल पीई। और अगर यहाँ पर हमारा 7 का रेशियो है तो 15 का पी इज ए रीजनेबल पी, और अगर हमारा 8% पर फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं तो 12 का पी इज ए रीजनेबल पी। क्योंकि जितना मार्केट में जितना फिक्स डिपॉजिट में मिल रहा है, 12 का पी का मतलब होता है कि अगर हमने 100 रुपीज लगाए तो 100 रुपीज 12 ईयर्स में हमें वापस मिल गए। तो 8% के हिसाब से भी सेम चीज आती है, यहाँ पर 8 के पी के हिसाब से भी सेम, 12 के पी के हिसाब से भी सेम चीज आती है। तो यहाँ पर पी रेशियो को आप समझ सकते हो अगेन फाइनेंशियल वाली वीडियो में और डिटेल में, क्योंकि पूरी एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा, सारी जिंदगी याद रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी लगा है, यहाँ पर पैसे के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तो पी रेशो को हमें इस हिसाब से देखना चाहिए। साथ में जब पी रेशो को देखें, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि ये कंपनी आने वाले टाइम में और अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर सकती है या नहीं, वो हमारे पास सॉलिड रीजंस होने चाहिए। जैसे पेज इंडस्ट्रीज की मैंने वीडियो बनाई थी, तो हम सबको पता है एक क्वार्टर के रिजल्ट्स बेकार आए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब बहुत सारी कंपनीज, जैसे विवेक भाई आप बात कर रहे हो 12 13 14 के पीई की, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जो इससे बहुत ज्यादा पीई पर चलती हैं। उसका रीजन है कि वो कंपनीज बहुत फास्ट ग्रो करती हैं। उनका जो ग्रो करने का जो पेस है वो 5-6% नहीं है, वो 15-20% के आसपास है, 18-20% के आसपास है। इसीलिए वो हाई पीई पर रहती हैं। तो उस केस में उन कंपनीज को कैसे समझा जाए? इस तरह की कंपनीज को समझने का तरीका है कि लास्ट 2 इयर्स में स्टॉक प्राइस कहीं नहीं गया और हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। तो यानी कि स्टॉक प्राइस सेम लेवल पर है और जो अर्निंग्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ सपोर्ट करती जा रही है। अब क्या होगा, स्टॉक प्राइस भी, क्योंकि जैसे ही प्रेशर आएगा नीचे से अर्निंग्स का, ये ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। जैसे एचडीएफसी बैंक है, लास्ट 2 ईयर से सेम प्राइस पर है। कोटक महिंद्रा बैंक है, लास्ट 2 ईयर से सेम प्राइस पर है, लेकिन प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं। यहाँ पर बजाज फाइनेंस, यहाँ पर सेम एग्जांपल है कि नीचे से अर्निंग्स बढ़ती जा रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, स्टॉक सेम प्राइस पर है। तो एक ये तरीका है। अब इससे अलग एक और तरीका है कि क्योंकि बहुत सारी कंपनीज कैसी होती हैं, ऊपर से गिरती नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो इतनी क्वालिटी कंपनीज हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उनको बाय करने के लिए आ जाते हैं, इसलिए प्रॉफिट बढ़ता रहता है, लगातार प्रॉफिट बढ़ता रहता है और स्टॉक प्राइस एक ही रेंज में चल रहा होता है। तो फाइनली फिर वो स्टॉक प्राइस भी ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो ये थर्ड वाला था, हमारा थर्ड पॉइंट था। फर्स्ट मैंने बताया था बुक वैल्यू से कंपेयर करके, दूसरा मैंने बताया था आपको पी रेशियो से कंपेयर करके, थर्ड मैंने बताया था आपको यहाँ पर प्राइसेस का सेम रहना और नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाना। फोर्थ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि जहां पर स्टॉक प्राइस ही नीचे आ जाए, जैसे यहाँ पर मैंने अभी जो आज ही वीडियो बनाई थी, यस्टरडे मींस ये वाली वीडियो मॉर्निंग में अपलोड होगी, पेज इंडस्ट्रीज की, या और जैसे रिलैक्सो है, बाटा है, या फिर केंसाई नेरोलैक है, या इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज हैं जो टॉप से 30-40-50% डाउन है। यानी कि ये वो कंपनीज हैं जिनमें पोटेंशियल है आगे चल के लाइफ टाइम हाई रिजल्ट पोस्ट करने का, लेकिन आज की डेट में स्टॉक प्राइस लाइफ टाइम हाई से 30-40-50% डाउन है। तो ये 4 तरीके हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को चेक करने के। ये वो ज्ञान है जो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, जो बेसिकली अगर इस नॉलेज के बेस पर आपने काम किया तो ना तो कभी किसी से आपको टिप लेनी पड़ेगी और ना ही कभी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और आपको रिच बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जैसे हम गाड़ी चलाते हुए बात करते हैं कि अगर हम 80 से 100 के बीच में इंडियन हाईवेज पर गाड़ी चलाएं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, 160 पर चलाएंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने आप से खत्म हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 80 टू 100 चला रहे हैं तो जैसे मर्जी चलाओ, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट की, हमें पता है कंपनी तो अच्छी है ही, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी तो होना चाहिए। जैसे टाइटन का केस था,
टाइटन के केस में मैंने आप एक वीडियो बनाई, प्रॉपर वीडियो बनाई कि क्या रीजंस हैं यहाँ पर इसकी अर्निंग थोड़ी सी रुक सकती है या उस स्पीड से नहीं बढ़ सकती। तो वहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, इसलिए मैंने टाइटन में इस चीज को एंटिसिपेट किया कि यहां से शायद ये 20-30% डाउन जाएगा, वहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी नजर आएगी, फिर हम बाय करेंगे, फिर वहां से चलना शुरू करेंगे। कुछ लोग कहने लगे विवेक भाई आप इसको सस्ता परचेज करना चाहते हो इसलिए ऐसी वीडियो बना रहे हो। तो यहाँ पर मार्केट में 1500 स्टॉक्स हैं, और जहां तक वीडियो बनाने की बात है, वीडियो में एग्जाम्पल लेने की बात है, तो फिर तो ऐसे तो मुझे वीडियो भी बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरा अपना पोर्टफोलियो इतने साइज का है कि मेरी 8 पुश्ते मीन्स राजा बन के रहेंगी और लगातार बढ़ता ही रहेगा। तो इस चीज के लिए मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे कहने से स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है और ना ही मेरे कहने से स्टॉक प्राइस नीचे जाता है। तो इस तरह की चीजों को माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। जनरली इस तरह की बातें माइंड में कुछ लोगों के आ जाती हैं, वो सीखना कम चाहते हैं, और यहाँ पर फालतू की मीन्स चलो उस बात में नहीं जाते। तो आप सीखते रहिए यहाँ पर इस तरीके से। मैं पॉजिटिव नोट पर ही आगे लेकर चलता हूँ चीजों को। तो ये 4 तरीके हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, स्टॉक प्राइस नीचे नहीं आया, प्रॉफिट नहीं बढ़ा, नहीं, कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। बुक वैल्यू मीन्स कंपनी में ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, बुक वैल्यू से ऊपर है और ग्रोथ भी नहीं है, मीडियोकर कंपनी है, वहां कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास होनी चाहिए। एक और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी मर्जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम यहां पर अप्लाई कर लें, देयर इज नो गारंटी कि हमारे खरीदने के बाद स्टॉक प्राइस नीचे ना जाए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो वहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे लगाया जाए कि परचेज करने के बाद भी नीचे चला गया तब भी हम पैसे कमा सकें। वहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी आती है कि एक स्टॉक में 5% से ज्यादा पैसे कभी ना लगाए जाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है कि हमने कोई कंपनी हर तरीके से एनालाइज कर ली और उसके बाद में उसमें एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो लगा दिया, और उसके बाद में वो स्टॉक ने वैसे परफॉर्म नहीं किया उतने टाइम में जितने टाइम में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसका रिजल्ट क्या निकला, हम निराश हो गए और स्टॉक मार्केट में बाकी अपॉर्चुनिटीज हमसे मिस हो गए। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एक स्टॉक में सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद में एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही लगाई जाए, और वो 5% से ज्यादा नहीं हो तो अच्छा है। जैसे मैंने आप एक बार अपना एक्सेल में पोर्टफोलियो शेयर किया था, उसमें एक स्टॉक में 15% था जो इंडिगो पेंट्स है। इंडिगो पेंट्स चल भी रहा है लगातार अच्छा, एंड आई डू एक्सपेक्ट कि यहां से डबल हो जाएगा विद इन 1 ईयर। अगेन नो रिकमेंडेशन, लेकिन उसमें मैंने 15% लगाया। विवेक भाई आप 5% कह रहे हो, तो जब आप खुद से काफी अच्छी हद तक सीख जाओ, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि हमें रूल्स कब तोड़ने हैं। रूल्स तभी तोड़े जा सकते हैं जब रूल्स के बारे में पूरी जानकारी हो। अगर रूल्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो यहाँ चालान कट जाता है। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। आप सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूंगा। आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, खुद सब्सक्राइब करना है, उनको सब्सक्राइब कराना है। मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आप देखते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।